सो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे बेटा फर्मी थ्योरी के बारे में। फर्मी थ्योरी फॉर द केस ऑफ वीक इंटरेक्शंस। तो पॉइंट थ्योरी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जैसे न्यूट्रॉन के एक प्रोटॉन एंड तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो में डिके कर रहा था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने देखा था कि जो फोर फर्मी थ्योरी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कपलिंग कांस्टेंट आता है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, मतलब वीक इंटरेक्शन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। उसको हम लेटर ऑन स्टेजेस में एक्सप्लोर वगैरह भी करेंगे। तो जो एनर्जी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इसका जो डिके कांस्टेंट है उसके हम निकाल के वगैरह उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका कपलिंग कांस्टेंट है जहाँ पे जो जी दे रखा है उसको हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, इसकी वैल्यूज वगैरह असाइन की थी। कोलमिक इंटरेक्शन को उसे इन्वॉल्व किया था एंड एंड ऑफ द डे हमारे पास 10⁻⁻50 का फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो कपलिंग कांस्टेंट को अगर हमने लिखना हो मास की टर्म में तो 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन दी होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। सो मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1 GeV के आसपास होता है। सो उसको आप टेक केयर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। सो उसके बाद बात आ जाती है अलाउड एंड फर्मी ट्रांजिशंस कौन कौन सी होती है, अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन जिसका हम कंसेप्ट आ जाता है। तो जो फर्मी फर्मी थ्योरी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट इंटरेक्शन, उसके बाद हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट भी लगाएंगे बिकॉज अभी हमने प्रैक्टिकल जो है वो रिलेटिविस्टिक नहीं टेक केयर किए थे। सो एक टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। यू कैन टॉक अबाउट फर्मी एज वेल एज गैमो टेलर ट्रांजिशन। तो ये 6 नंबर का आर्टिकल, 6 मार्क्स का आर्टिकल आपको एक्सेस एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्कस अबाउट फर्मी ट्रांजिशन एंड गैमो टेलर। ठीक है, ये 6 नंबर का आर्टिकल आपको एग्जाम में आते हैं। सो इस केस में हमने क्या है कि हमने जो भी इंटीग्रेशन को वगैरह कंसिडर की थी, जो हमने अपना मैट्रिक्स एलिमेंट कंसिडर किया था, मैट्रिक्स एलिमेंट को हमने यूनिटी मान लिया था। लेकिन उस केस में अब जरूरी नहीं है कि यूनिटी होगी, बिकॉज हमने वहां पे क्या कंसिडर किया था, के डॉट आर वाला जो फैक्टर था उसको जीरो मान लिया था बिकॉज ई रेस्ट पर एक्स को मैंने क्या किया था 1 + x + x² डिवाइडेड बाय 2 ऐसे उसको एक्सपेंड करने की बात की थी। तो मैंने बोल दिया था कि जो x है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, 1/100 के बराबर हो जाएगा, तो बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन है, तो मैं इसको निगलेक्ट करके ओनली 1 को चूज कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन उसकी जो अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 नहीं है, अगर यहाँ पे 0 हो गया तो हायर कंट्रीब्यूशन चाहे निगलिजिबल भी हो लेकिन आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। वो वाला पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा। सो जो है एच ऑफ एफ आई जो आपका मैट्रिक्स एलिमेंट है इज द ओवरलैप इंटीग्रल फॉर द केस ऑफ ऑपरेटर चेंजेस दी वेव फंक्शन इनिशियल वेव फंक्शन इनटू एच ऑफ साई ऑफ आई एट द मैट्रिक्स एलिमेंट। जो फाइनल स्टेट है इज द मेजर ऑफ द हाउ मच दिस वेव फंक्शन इज कंटेन्ड इनटू द फाइनल स्टेट्स। ठीक है जी। सो ड्यू टू द पॉइंट इंटरेक्शन द इफेक्ट ऑफ जो आपका एच ऑपरेटर था वाज टू प्रोवाइड ए मल्टीप्लायर जी। तो बिकॉज हमने जो ऑपरेटर था, ऑपरेटर की फॉर्म आपने कैसी लिखी थी, दैट वाज गिवन बाय डायराक डेल्टा फंक्शन। तो r-r0 के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने इसको ओनली मल्टीप्लायर चूज किया था और कोई इसकी डेफिनेशन नहीं दी और कोई इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की थी। सो इफ वी नेग्लेक्ट के डॉट आर, मतलब अगर आप आर को 0 कंसिडर करते थे या फिर के डॉट आर जो है बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू कंसिडर करके चलते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली स्टडी किया था इन द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिसको हम मान के चले थे प्लेन वेव सॉल्यूशन है, स्केयर ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द यूनिटी। तो आपका जो मैट्रिक्स एलिमेंट है वो यूनिटी बन जाता है, ट्रांजिशन इज सेड टू बी अलाउड। अगर हम इसको 0 मान लेते हैं, मतलब आपके जो ओनली फर्स्ट टर्म कंसिडर करते थे तो ट्रांजिशन को हम अलाउड ट्रांजिशन बोल देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अगर मान लीजिए आपके पास यूनिटी नहीं रहता, रादर देन 0 बन जाता है, तो आपको हायर पावर्स कंसिडर करनी पड़ेगी चाहे वो 0.0001 ही क्यों ना हो। So if by using the expression the matrix element becomes exactly 0, लेकिन अगर आपके ऐसी टर्मिनोलॉजी के साथ अगर आपका मैट्रिक्स एलिमेंट 0 हो जाता है, we have to consider higher terms in the expansion of the exponential factor just like k dot r, k dot r square etc, where k dot r is of the order of 1/100 and k dot r square is of the order of 1/10,000. This means that higher order terms are required to be used. तो यहाँ पे आपको higher order terms use करनी पड़ेगी. The matrix element h of f5 would become smaller and smaller values. तो ये आपका जो matrix element है उसकी जो value unity नहीं होगी, मतलब उसकी value 10⁻² भी हो सकती है, 10⁻4 हो सकती है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। सच ट्रांजिशंस इन विच द मैट्रिक्स एलिमेंट इसका स्केयर है स्मॉलर वैल्यूज आर कॉल्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन, मतलब इन ट्रांजिशंस को अकर होने में ज्यादा हिंड्रेंस रहेगी। सो दीज आर हिंडर ट्रांजिशंस अंडर सच कंडीशंस ऑफ द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिट्रॉनियम पेयर
मतलब पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो पेयर और इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो पेयर बिकम्स वेरी स्मॉल। तो इस केस में हमारे पास जो इंटरेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है, जस्ट लाइक दिस थिंग, प्रोटॉन से ऐसा ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी जो है बीटा डिके की प्रोबेबिलिटी स्मॉल हो जाएगी। इफ के डॉट आर टर्म हैज टू बी यूज्ड to make h of fi non-zero, the probability would decrease by a factor of 10 raised to the minus 4 and so on। तो जैसे जैसे आप इसको नॉन जीरो करने के लिए हायर एंड हायर टर्म में जाने की कोशिश करेंगे तो इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा स्मॉल होती जाएगी। तो आपकी ट्रांजिशन फर्स्ट फॉरबिडन, सेकंड फॉरबिडन, थर्ड फॉरबिडन, ऐसी आपकी इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी आती जाएगी और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। So approximation is approximately equal to 1 effectively means that we are taking the wave function only at the center of the nucleus। तो मैंने आपको बता दिया कि k डॉट r जीरो कब होगा, अल्टीमेटली आर इज इक्वल टू जीरो आपको पुट करना पड़ेगा। तो आप सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन उसकी पेरिफेरी के बारे में जब आप बात करोगे तो आपको मल्टीपोल एक्सपेंशन की बात करनी पड़ेगी। तो आपके पास जो डाटा है वो उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। हाउएवर द न्यूक्लियस हैज फाइनाइट एक्सटेंट एंड द वेव फंक्शन फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड a neutrino have to be considered throughout the volume of the nucleus। this consideration requires higher terms in the expansion results in the occurrence of the forbidden transitions। तो जैसे जैसे आप हायर मल्टीपोल एक्सपेंशन की बात करोगे तो आपके पास फॉरबिडन ट्रांजिशन भी आपको देखने के लिए मिलेगी, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कम ही क्यों ना हो। तो व्हेन द न्यूक्लियस एमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे ही न्यूक्लियस जो आपका है इनिशियल स्टेट में बैठा हुआ है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा तो इट्स स्पिन मे और मे नॉट चेंज। तो इसकी जो स्पिन है जैसे ये फाइनल स्टेट को गिव राइज करेगा तो आपके पास जो पैरिटी स्पिन कंसीडरेशन है वो भी होनी चाहिए, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी न्यूट्रिनो है, ये वाला जो पेयर है इसकी स्पिन मैटर करेगी। अगर इसकी सिंगलेट स्टेट में स्पिन होती है, मतलब दोनों की स्पिन एंटी पैरेलल है, तो क्या निकलेगा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की जो स्पिन है वो सेम आएगी। लेकिन अगर दोनों की स्टेट्स सेम स्पिन स्टेट सेम होगी, मतलब ट्रिपलेट स्टेट हो गई, तो इस केस में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की जो स्पिन है उसकी डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। तो दो तरह की कंडीशंस आपके पास देखी जाएगी, आइदर इट इज सिंगलेट और इट इज ट्रिपलेट। तो दोनों में फर्क आएगा। अगर ट्रिपलेट स्टेट हो गया तो आपके पास स्पिन कंसीडरेशन में आपके पास स्पिन चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर सिंगलेट स्टेट होगी तो आपके पास इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग स्पिन चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो जिसमें सिंगलेट स्टेट है उसको फर्मी ट्रांजिशन बोला जाता है, जिसमें ट्रिपलेट स्टेट है उसको हम कॉम्बिनेटोरियल ट्रांजिशन बोलते हैं। So when the nucleus emits the leptons and its space spin may or may not change, if the emitted lepton pair goes away in the singlet state, then that is the spin of the positron and neutrino are anti-parallel, then the spin of the nucleus will remain same and as it was before the emission। However, when the lepton pair is emitted in the triplet state, that is when the spin of the positron and neutrino are parallel, the spin of the nucleus is changed by 1 unit। तो इसके ऐसे आपके पास देखने के लिए मिलेगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज आपके पास ऐसी आएंगी, एक में सिंगलेट और एक में ट्रिपलेट। इसमें आपके पास नो चेंज आएगा, इसमें आपके पास चेंज आ जाएगा। तो ट्रांजिशन ऑफ द इनिशियल टू फाइनल स्टेट व्हेन दिस emitted lepton pair is in the singlet state is called the Fermi transition। इसको एफटी के नाम से बोला जाता है। एंड when the emitted lepton pair is in the triplet state, तो आपके पास क्या आएगा, स्पिन चेंज आ जाएगा। इसको हम गैमो-टेलर ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। तो आपके पास सिलेक्शन रूल भी आएंगे। तो सिलेक्शन रूल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट को कंसीडर करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेट के साथ आपके पास क्या आएगा, अल्टीमेटली जो आपके पास पॉजिट्रॉनियम पेयर निकल के आया उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको ये वाला पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम सिंगलेट स्टेट की बात करेंगे तो सिंगलेट स्टेट में ये वाला पार्ट 0 हो जाता है। तो इनिशियल स्टेट प्लस एल की कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास फाइनल स्टेट एग्जिस्ट करेगी। तो ये वाला रिजल्ट क्या बनेगा, ऐसे आएगा। तो जे एफ माइनस जे ऑफ आई, इसको क्या बनेंगे, it will be written as delta of j and ultimately क्या चेंज आएगा, that will be given by orbital angular momentum। तो l के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास नेट चेंज कितना आएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम में। गैमो-टेलर के केस में s is equal to 1 हो जाता है। तो फाइनल स्टेट क्या रहेगी, फाइनल स्टेट विल बी इक्वल टू j इनिशियल प्लस l प्लस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा। डेल्टा जी जो रहेगा वो j प्लस 1 रहेगा। इसीलिए इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो गैमो-टेलर रहेगी वो l प्लस 1 के साथ एक एनहांस्ड रहेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है। तो ji in the is the total angular momentum of the initial state, l is the orbital angular momentum of the or lepton pair, and s is the Fermi transition, and s is equal to 1 is the Gamow-Teller transition। It may be noted that for l is equal to 0 we have allowed transitions। तो l is equal to 0 के लिए allowed transition होंगे, लेकिन जैसे ही आप l is equal to 1 पे जाएंगे, फर्स्ट फॉरबिडन l is equal to 2 पे जाएंगे, तो सेकंड फॉरबिडन जैसे ही k डॉट r जो आप मल्टीपल एक्सपेंशन सीरीज की बात करते थे वो वाला पार्ट यहाँ पे टेक केयर होना स्टार्ट हो जाएगा।
सो इन एडिशन टू एंगुलर मोमेंटम द पैरिटी ऑफ द स्टेट्स टू हैज टू बी कंसीडर्ड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी सिर्फ स्पिन कंसीडर की है, तो अब हमें इसे पैरिटी को कंसीडरेशन भी लेना पड़ेगा। तो वीक इंटरेक्शन हमेशा ही पैरिटी को वायलेट करती है, पहले ऐसा नहीं पता था, लेकिन अगर जैसे जब नहीं पता था तो तब उन्होंने मान के चले थे कि पैरिटी कंजर्व होती है, लेकिन लेटर ऑन में उनको पता चला कि पैरिटी कंजर्व होने से काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे वहां से पता चला कि पैरिटी कंजर्व नहीं हो रही है, तो उनके जो थ्योरी है वो उसको वैलिडेट करती है। ठीक है जी, तो पैरिटी यहाँ पे कंजर्व नहीं होती। सो एज्यूमिंग पैरिटी वायलेशन, पैरिटी कंजर्वेशन लॉज, द पैरिटी ऑफ द फाइनल वेव फंक्शन मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द पैरिटी ऑफ द इनिशियल वेव फंक्शन। तो एटलीस्ट आपके पास अगर पैरिटी कंजर्वेशन की बात करें तो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट की पैरिटी जो रूल होता है वो इसके हिसाब से आपके पास ऐसा रिजल्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर हम मान के चलें कि पैरिटी कंजर्व होती है। इनिशियल टाइम की बात करते हैं जब वो मान के चलते थे कि पैरिटी कंजर्व होती है। सो पैरिटी ऑफ द फाइनल स्टेट विल चेंज व्हेन द पॉजिट्रॉन पेयर इज एमिटेड। तो जो पॉजिट्रॉनियम पेयर, जब आपकी पैरिटी फाइनल स्टेट की पैरिटी कब चेंज करेगी, जब ये वाला पार्ट आपको -1 दे देगा। ठीक है जी, मतलब आपका एल क्या होना चाहिए, 1 3 5 एंड ऑड स्टेट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है जी। सो सिलेक्शन रूल फॉर द ट्रांजिशन, तो सिलेक्शन रूल क्या क्या रहेंगे फर्मी ट्रांजिशन, तो आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन सी ट्रांजिशन में पैरिटी चेंज होगी, कौन सी ट्रांजिशन में पैरिटी चेंज नहीं होगी। तो ये वाला पार्ट भी आप साथ साथ में लिख सकते हैं। तो सिलेक्शन रूल क्या क्या रहेंगे, तो इसी के टॉपिक के ऊपर 6 नंबर का आर्टिकल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ये बहुत अच्छा और पेट क्वेश्चन है पार्टिकल फिजिक्स में। ठीक है जी, तो आपके सिलेबस में हर बार इसको आता ही होता है, बिकॉज आपके पास दो क्वेश्चंस की चॉइस होती है, तो एक में हमेशा ही फर्मी ट्रांजिशन या गैमो टेलर ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग सिलेक्शन रूल पूछे जाते हैं। सो फर्मी ट्रांजिशंस क्या रहेंगी, तो ये चीज आपने न्यूक्लियर फिजिक्स 2 में पहले भी पढ़ी हुई है बेटा। सेम रूल्स है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा पार्टिकल फिजिक्स का एंगल आ जाता है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा उसी हिसाब से लिखना पड़ता है। सो फॉलोइंग फर्मी ट्रांजिशन विल अकर, तो सबसे पहले क्या है बेटा, डेल्टा जे क्या रहेगा, वो एल के हिसाब से रहेगा। ठीक है जी, तो अगर एल इजिकल टू 0 हो गया तो डेल्टा जे यहाँ पे 0 हो जाएगा, एंड -1 रेज़ टू पावर एल कितना हो गया बेटा, ये +1 हो जाएगा, पैरिटी यहाँ पे इवन हो जाएगी। ये अलाउड हो गया, ये फर्मी अलाउड हो गया। तो डेल्टा अगर एल इजिकल टू 1 है तो डेल्टा जे इजिकल टू एल इजिकल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। ये कौन सी ट्रांजिशन होगी, फर्स्ट फॉरबिडन हो गई। फॉर एल इजिकल टू 1 डेल्टा जे इजिकल टू 0, नो फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन इज पॉसिबल। ठीक है जी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा जे इज इक्वल टू 1 होना चाहिए रादर देन डेल्टा जे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 अलाउड नहीं होगी। ठीक है, तो व्हेन एल इज इक्वल टू 2 हो गया, डेल्टा जे इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो एल के बराबर होना चाहिए, तो पैरिटी यहाँ पे फिर इवन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, पैरिटी हमेशा ही यहाँ पे पैरिटी विल चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगी। व्हेन एल इज इक्वल टू 3, डेल्टा जे इज इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे पैरिटी ऑड आ जाएगी। तो ऐसी चीजें आपको, अगर किसी ट्रांजिशन में पैरिटी चेंज हो रही है तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट फॉरबिडन है, सेकंड फॉरबिडन है या थर्ड फॉरबिडन है। एल से आपको काफी सारा आइडिया हो जाएगा, या फिर डेल्टा जे से आपको पता चल जाएगा कौन सी ट्रांजिशन हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ये हिंडर्ड रहेगी कि नहीं रहेगी। तो गैमा टेलर ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या आएगा, इट विल बी L+1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। सो इट विल बी डेल्टा जे शुड बी इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आना चाहिए। एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास L इज इक्वल टू 0 है, तो -1 रेज़ टू पावर 0 आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू, तो पैरिटी यहाँ पे इवन रह जाएगा। सो फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग L इज इक्वल टू 1 है, L इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग S, अब यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट आ गई, तो ट्रिपलेट स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये वाली चीजें भी नोट करनी पड़ेगी। तो J कितना हो गया बेटा, डेल्टा J आपको 1+1 कितना हो गया 2, 1 - 1 कितना हो गया 0, तो ये आप तीनों ही आपको चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो पैरिटी क्या रहेगी, L इज इक्वल टू 1 है तो -1 रेज़ टू पावर L, तो पैरिटी क्या रहेगी, ऑड स्टेट में आ जाएगी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑड स्टेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो डेल्टा जी आपको ये वाली चीजें भी टेक केयर करनी पड़ेगी। तो सेकंड फॉरबिडन गैमा टेलर ट्रांजिशन, तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे बेटा देखने के लिए मिल जाएंगी, तो इन चीजों को ध्यान में रखना। So many beta decay processes are observed because they obey Fermi selection rules for the allowed transitions. Such decays are not allowed by gamma टेलर selection rules. Example of such pure Fermi transition. कुछ ट्रांजिशन ऐसी होंगी जिनके कॉरेस्पॉन्डिंगली प्योर फर्मी रहेंगी, कुछ ट्रांजिशन होंगी जो फर्मी अलाउड नहीं रहेंगी लेकिन गैमा टेलर अलाउड रहेंगी,
कुछ ट्रांजिशंस होंगी जो दोनों ही केसेस में अलाउड रहेगी। तो कुछ ना कुछ एग्जांपल्स आपको हमेशा ये रिमेंबर करके रखनी पड़ेगी। 3-4 एग्जांपल मैंने खुद ही लेके रखी है, तो उनको आप ऐसे ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं। सो दीज आर दी ट्रांजिशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्मीज। तो 10 कार्बन व्हेन चेंजेस इनटू 10 बोरोन, तो ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। दीज आर फर्मी ट्रांजिशन। 14 ऑक्सीजन, 26 एल्यूमिनियम, 34 क्लोरीन, तो दीज आर ऑल फर्मी। So these are all, there are also beta decay processes in which are observed because they obey Gamow-Taylor selection rules. तो Gamow-Taylor भी अलाउड होता है। तो Gamow-Taylor ट्रांजिशन कुछ जगह वैलिड होगी, जैसे ये वाला Gamow-Taylor है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। डिके ऑफ ए फ्री न्यूट्रिनो, ये दोनों ही, इसमें Gamow-Taylor भी चलेगा, इसमें फर्मी ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, ये दोनों ही अलाउड हो रहते हैं इसमें। तो आपको ये वाले एग्जांपल्स वगैरह याद रख के चलना पड़ेगा। अबव एग्जांपल सजेस्टेड बोथ द फर्मी ट्रांजिशन एज वेल एज Gamow-Taylor ट्रांजिशन आर इन ऑपरेशन, दोनों ही बेटा यहाँ पे वैलिड रहेंगे। सो इन प्रिंसिपल दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीक इंटरेक्शंस फॉर फर्मी ट्रांजिशंस। तो ये दोनों ही अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं। जो मैट्रिक्स एलिमेंट है, मैट्रिक्स एलिमेंट दोनों के लिए अलग अलग तरह से बिहेव करता है। फॉर फर्मी ट्रांजिशन तो मैट्रिक्स एलिमेंट जो है वो सिंपल वे से बिहेव करता है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर इंटरेक्शन। तो वेक्टर वेक्टर इंटरेक्शन रहती है। लेकिन यहाँ पे फॉर Gamow-Taylor टाइप यहाँ पे क्या रहेगी, वेक्टर की जगह एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पॉलीमेट्रिक्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो वेक्टर के साथ एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इससे यहाँ से हमें निकलेगा BA थ्योरी। ठीक है, तो जो नेचर में वीक इंटरेक्शंस है उसकी जो एक्चुअल थ्योरी है वेक्टर एक्सियल वेक्टर की थ्योरी आ जाती है रादर देन सिंपल मैट्रिक्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके बाद एक तो और चीज आ जाती है बेटा, छोटा सा टॉपिक है वो भी कवर कर लेते हैं। तो हेलिसिटी ऑपरेटर की बात आ जाती है। जो हमारे पास न्यूट्रिनो होते हैं, हमेशा ही हमें पता है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंगली उसका एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन पार्टिकल और भी होते हैं बेटा, पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी लेफ्ट हैंडेड सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है, और पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी राइट हैंडेड सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है। नेचर में पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं और राइट हैंड एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट हैंडेड भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन न्यूट्रिनो के केस में ऐसा नहीं है। न्यूट्रिनो जो, अगर हम लेफ्ट हैंडेड की बात करें या राइट हैंडेड की बात करें, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमेशा ही लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनो एग्जिस्ट करता है, राइट हैंडेड न्यूट्रिनो एग्जिस्ट नहीं करता। और एक चीज बता देता हूँ कि जो भी वीक इंटरेक्शन होती है, वीक इंटरेक्शन में हमेशा लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल ही इंटरेक्ट करवाता है, राइट हैंडेड पार्टिकल का रोल यहाँ पे नहीं होता। मतलब हमेशा ही वीक इंटरेक्शन में कौन सा पार्टिकल देखा जाएगा, ओनली लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो हेलिसिटी ऑपरेटर के यहाँ पे बहुत काम आता है। सपोज करिए आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पिन अलाइनमेंट कर दिया, उसका कोई कंपोनेंट रहेगा, या तो 1/2 होगा या -1/2 होगा, या तो उस डायरेक्शन में आपके पार्टिकल की स्पिन होगी या उसके उल्टा होगी। तो हेलिसिटी ऑपरेटर वहीं से डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे आप जिसको चेक कर सकते हैं, सिग्मा डॉट पी, क्या पी आपका मोमेंटम रहेगा जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। स्पिन अगर आपने उसी डायरेक्शन में लाइन की है तो इसको हेलिसिटी ऑपरेटर पॉजिटिव बोल देते हैं। अगर उल्टा लिखा हुआ है, अगर उनकी अलाइनमेंट उल्टी है तो उसको हम नेगेटिव बोल देते हैं। पॉजिटिव हेलिसिटी एंड नेगेटिव हेलिसिटी का कांसेप्ट यहीं से आ जाता है। ठीक है, सो पॉजिटिव एनर्जी मैट्रिक्स को आप डायरेक्ट मैट्रिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मैट्रिक्स एंड नेगेटिव एनर्जी मैट्रिक्स से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आप यहाँ से भी लेके चल सकते हैं, ये वाला पार्ट आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ वाला नेगेटिव एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड करता है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो पॉजिटिव एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो हेलिसिटी का कांसेप्ट है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। हेलिसिटी कॉरस्पॉन्ड टू राइट हैंडेड पार्टिकल्स एंड हेलिसिटी माइनस कॉरस्पॉन्ड टू लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल्स। तो आपने राइट हैंडेड को खत्म करना है, लेफ्ट हैंड को रखना है बेटा यहाँ पे। तो डेफिनेट हेलिसिटी कैन ओनली बी साइन टू मासलेस पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा ही मासलेस पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंगली हेलिसिटी असाइन होती है, मासिव पार्टिकल ये हेलिसिटी असाइन नहीं होती, बिकॉज उनके कॉरस्पॉन्डिंगली पार्टिकल मूव्स विद स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। उसके कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा सा आर्गुमेंट दे रखा है, आप पेज नंबर 286 डीसी जोशी से आप वहां पे देख सकते हैं। सो कंपोनेंट थ्योरी ऑफ न्यूट्रिनो, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पार्ट जो हमेशा ही लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, राइट हैंडेड नहीं करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप देख सकते हैं बेटा। ठीक है जी, तो पार्ट हमेशा ही जैसे वेव फंक्शन है आपके पास, तो वेव फंक्शन आपके पास सारे कंपोनेंट्स वेव फंक्शन में रहते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी रहेगा, राइट हैंडेड भी रहेगा। तो वेव फंक्शन विल कंसिस्ट ऑफ राइट हैंड, लेफ्ट हैंडेड एज वेल एज राइट हैंडेड। मैंने सारा लिटरेचर नहीं दिया बेटा, सर ओनली लिमिटेड लिटरेचर इन्वॉल्व किया है, बिकॉज इसका सर ओनली हमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए रादर देन द कंक्रीट डिस्टिंक्टिव थ्योरी। हमें सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग।
इसके बाद हम बीए थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सो राइट हैंडेड पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग राइट हैंडेड में कॉरेस्पॉन्डिंग वे वी ऑफ आर जो है हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दे रखा है, एंड जो लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है ऐसा दे रखा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उनके आर्गुमेंट्स भी दे रखे। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर यहाँ पे काफी यूजफुल होता है। तो आपके पास टोटल वेव फंक्शन में से कौन सा पार्टिकल यूजफुल है उसको बाहर निकालना है, एंड उसको यूज करने के हम इस थ्योरी में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके कौन सा ऑपरेटर काम आता है, दैट इज गिवन बाय प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या है, आपके वेव फंक्शन में से लेफ्ट हैंडेड या फिर राइट हैंडेड वेव फंक्शन मतलब उसकी यूटिलाइजेशन करनी है, उसको बाहर निकाल के उसको इंप्लीमेंट करना है, दूसरा पार्ट कैंसिल आउट करना है। इसको बोलते हैं राइट हैंडेड प्रोजेक्शन ऑपरेटर, एंड इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड प्रोजेक्शन ऑपरेटर। जो गामा मैट्रिक्स है वो अपने ड्राफ्ट मैट्रिक्स में ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो ये वाले काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो पी आर राइट हैंडेड प्रोजेक्शन ऑपरेटर अगर टोटल वेव फंक्शन पे ऑपरेट करे तो हमारे पास राइट हैंडेड वेव फंक्शन बाहर आ जाता है, मतलब लेफ्ट वाला कैंसिल हो जाता है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड पे ऑपरेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड वाला बाहर आ जाता है। तो मासलेस पार्टिकल्स न्यूट्रिनो राइट हैंड अगर वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन के ऊपर प्रोजेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली लेफ्ट हैंड राइट हैंडेड बाहर निकल आएगा, लेफ्ट हैंड के ऑपरेट करेंगे तो लेफ्ट हैंडेड बाहर निकल आएगा। सो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द पैरिटी वायलेशन इन बीटा डिके बोथ काइंड्स ऑफ न्यूट्रिनोस कुड बी यूज्ड टू स्टडी द बीटा डिके। तो जब जब पैरिटी वायलेशन का नहीं पता था तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज थी कि लेफ्ट हैंडेड भी यूज करें, राइट हैंडेड भी यूज करें, बिकॉज पहले ऐसा कुछ भी अवेलेबिलिटी डाटा नहीं थी। तो बट व्हेन इट वाज फाउंड दैट वीक इंटरेक्शंस वायलेट पैरिटी, जब पता चल गया कि पैरिटी वायलेट होती है, पहले बोला जाता था कि पैरिटी यूनिवर्सल सिमेट्री होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वीक इंटरेक्शन में पैरिटी वायलेट हो जाती है। And violation of parity can be explained only if the left-handed neutrinos participate in the weak interaction, or only psi of L was used, मतलब कि only left-handed electron neutrino will be used in the weak interaction rather than right-handed neutrino. Right-handed neutrino exist नहीं करता, ठीक है। इनफैक्ट देयर एग्जिस्ट नो न्यूट्रिनोस which is right handed, so all neutrinos are left handed. It may however be noted that the massive fermions unlike massless neutrinos have both right handed as well as left handed types, but only left handed neutrinos will only left handed particles will participate in the weak interaction। मतलब अगर आपके पास आपको आर्क है तो उसका लेफ्ट हैंडेड भी होगा, उसका राइट हैंडेड भी होगा, लेकिन ओनली लेफ्ट हैंडेड जो है वो वीक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, राइट हैंडेड नहीं करता है। Therefore, instead of 4 components of wave function, one require only 2 components of the wave function। मतलब हमें सिर्फ लेफ्ट हैंडेड पार्ट चाहिए, राइट हैंडेड पार्ट नहीं चाहिए। तो आपके पास जो वेव फंक्शन है उसमें जो आपके पास 2 कंपोनेंट्स है आर वाले और लेफ्ट वाले, उसमें से आर आपको कैंसिल करना पड़ेगा, आर ओनली लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट चाहिए, तो आपने उसको रिमूव कर देना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका जो अपर वाला पोर्शन है जिसको हमने बोला, सपोज करिए जब आपके पास 4 कंपोनेंट्स है, इसको काई का नाम दे दिया, इसको फाई का नाम दे दिया। जो राइट हैंडेड वाला कंपोनेंट है उसको हम यहाँ पे नलीफाई कर देंगे बाय यूजिंग दी प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या है, 1 माइनस गामा 5 डिवाइडेड बाय 2 के साथ उसको ऑपरेट करेंगे मैट्रिक्स के साथ, तो आपके पास क्या रहेगा, तो जो अपर पोर्शन है राइट हैंडेड वाला वो खत्म हो जाता है और वेव फंक्शन जो है ओनली लेफ्ट हैंडेड वाला बचता है। सो दिस ऑपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वीक इंटरेक्शन इन विच ओनली लेफ्ट हैंडेड leptons participate। गामा 5 is also called chirality operator, इसको chirality operator का भी नाम दिया जाता है। and its eigen value +1 is दी chirality, इसको chirality के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऐसे ही वाला ऑपरेटर काफी काम का है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास क्या आएगा, बीए थ्योरी में इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो जब हम बीए थ्योरी के यूज करेंगे, वेक्टर एक्शन वेक्टर इंटरेक्शन की बात करेंगे, जो वीक इंटरेक्शन की थ्योरी है वहां पे इस ऑपरेटर को हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, सो इट विल बी यूज्ड एक्सटेंसिवली देयर, ठीक है। तो इसको हम वहां पे यूज करेंगे, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिक्टेट कर दिया कि आप बाद में मत बोलिएगा ये ऑपरेटर कहां से आ गया। सो थैंक यू वेरी मच। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज लेक्चर इज ओवर। बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे बीए थ्योरी के साथ।